गुड आफ्टरनून बेटा। बेटा आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। स्क्रीन नजर आ रही है? स्क्रीन ओके। आज का टॉपिक नोट करो बेटा। आज का टॉपिक नोट करो। स्टेशनरी वेव्स क्या होते हैं? व्हाट आर स्टेशनरी वेव्स? देखिए स्टेशनरी वेव क्या होता है। अगर कोई दो वेव, एक वेव इधर जा रही है ऐसे, और दूसरी वेव रिफ्लेक्ट होके आ रही है लाइक दिस। दूसरी वेव इधर से आ रही है। ये जब सुपर इम्पोज करती हैं तो इनको स्टेशनरी वेव बोलते हैं। ये जब क्या करती हैं, सुपर इम्पोज, एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं ऐसे, सुपर इम्पोज, उस वेव को हम बोलते हैं स्टेशनरी वेव। देखिए स्टेशनरी वेव क्या होती है। इट इज द सुपर इम्पोजिशन ऑफ टू progressive waves having same amplitude, same wavelength, same amplitude, same wavelength, traveling along, traveling in opposite direction. Traveling in opposite direction, ऐसी वेव को स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। स्टैंडिंग वेव, स्टेशनरी वेव या, बोलो कौन सी वेव बोलते हैं बेटा? स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग, क्योंकि ये डिस्टरबेंस इससे आगे नहीं मूव करती, इसके बीच में ही रहेंगी, ना तो इधर जाएंगी ना इधर जाएंगी। इनको हम स्टेशनरी वेव बोलते हैं। ये कैसे बनी? बाय सुपर इम्पोजिशन ऑफ टू प्रोग्रेसिव वेव्स हैविंग सेम एम्पलीट्यूड, सेम वेवलेंथ, ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अब इसके अंदर क्या होगा देखो, इसके अंदर इसकी करेक्टरिस्टिक्स नोट कर लो। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेशनरी वेव, मेन करेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेशनरी वेव, सबसे पहले तो ये जो पॉइंट है ना, इनको नोड बोलते हैं, नोड। और ये जो पॉइंट है इसको एंटी नोड बोलते हैं। एक मिनट वेट करना। जो नोड वाला पॉइंट होता है, नोड एक्चुअली हो ये रहा है। अगर आपको इसको मैं डिटेल में और लेके जाऊं, एक सेगमेंट ले लेते हैं पहले।
एक सेगमेंट, मतलब मैंने यहाँ से कोई एक सेगमेंट ले लिया, ये वाला ले लिया, इसके मीडियम के पार्टिकल की टेंडेंसी क्या होगी? एक साथ ऊपर जाने की, एक साथ ऊपर जाने की, लेकिन इन सब का एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा। सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड जिस पार्टिकल का होगा उसको एंटी नोड बोलते हैं, और सबसे कम मतलब जीरो एम्पलीट्यूड जिसका होगा उसको क्या बोलते हैं? नोड। दो नोड के बीच में एक एंटी नोड आएगा ही आएगा। दो नोड के बीच में कितने एंटी नोड आएंगे बेटा? एक या दो? 1. दो नोड के बीच में कितने एंटी नोड होंगे? एक एंटी नोड होगा। और दो नोड के बीच की लेंथ लैम्डा बाय 2 के इक्वल होगी, और नोड और एंटी नोड की लेंथ लैम्डा बाय 4 के इक्वल होगी। ये पॉइंट नोट कर लो, टू द पॉइंट बता रहा हूं मैं सारा कुछ, इसको नोट कर लो। कोई भी स्टेशनरी वेव, कैसी भी स्टेशनरी वेव हो, कोई भी स्टेशनरी वेव हो, उसके अंदर आपको ये चेक करना है कितने नोड्स बनेंगे, कितने एंटी नोड्स बनेंगे। फॉर एग्जांपल सेगमेंट है, बेसिक थ्योरी नहीं बता रहा हूँ, वो आपको पता ही है। अब इसके अंदर ये आपने स्टेशनरी वेव बना दी। आप ही बताओ कितने नोड है और कितने एंटी नोड है? हाउ मेनी नोड्स एंड हाउ मेनी एंटी नोड्स आर देयर? काउंट करो। 5 nodes, कितने 4 नोड, anti-nodes. एंटी नोड है? एक नोड, दो नोड, तीन नोड, चार नोड, पांच नोड, 5 नोड। इसके बीच में कितने एंटी नोड आ गए? 4 एंटी नोड। एंटी नोड वो पॉइंट होता है, वो पार्टिकल होता है जिसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा हो, और नोड वो पार्टिकल होता है जिसका एम्पलीट्यूड सबसे कम हो। क्या इतना समझ में आ गया सबको? Yes, sir. ओके। अब इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन क्या बनती है? मान लो ये जो वेव है जो इधर गई राइट साइड में, इसकी इक्वेशन मैं ले लेता हूँ। ए एम्पलीट्यूड साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, प्रोग्रेसिव वेव है ना। और जो वेव उधर से आएगी वापस, जो वेव उधर से आएगी उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। और साथ में ये देखो इनके बीच में फेज डिफरेंस भी है। ये यहाँ से खत्म हुई तो ये उल्टा शुरू हुई है। फेज डिफरेंस कितना है? पाई का। अब जो बच्चे मैथ्स वाले हैं उनको पता है किसी भी एंगल के साथ पाई लग जाता है तो माइनस साइन पाई, माइनस साइन थीटा हो जाता है। तो मैं इसको लिखूंगा y2 इज इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, इसको बना लो 2। अब ये मैंने प्रोग्रेसिव वे में समझा दिया था कि अगर तो राइट साइड में जाते हैं तो नेगेटिव का साइन लेना है, लेफ्ट साइड में आते हैं तो पॉजिटिव का साइन लेना है। अब सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है दोनों के डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर दो। सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दोनों के डिस्प्लेसमेंट को आप ऐड कर सकते हो। जैसे ही मैंने ऐड किया मेरे पास ए कॉमन आ गया, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस में साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ओमेगा और के आप जानते हो, इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, दैट यू नो। अब
यहाँ पर ना CD फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, मैथ्स वालों ने पढ़ा हुआ है, साइन C माइनस साइन D, वो होता है 2 कॉस, बताना किसको याद हो, ये होता है क्या, चेक करना। ईशा आप बताओ, मैथ्स के यस सर, यही होता है। यही होता है ना। तो ये वाला फॉर्मूला आपको कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है ज्यादा, लास्ट में रिजल्ट देख लेना क्या आता है। जैसे ही मैंने ये फॉर्मूला लगाया, मेरे पास क्या आएगा देखो, यहाँ बना देता हूँ, मेरे पास आएगा y इज इक्वल टू, ए तो था ही, साथ में ये देखो 2 लग गया, 2 कॉस, इसको मैंने c ले लिया, इसको मैंने d ले लिया, c प्लस d बाई 2 करना है, इनको ऐड किया तो kx से kx कट गया, 2 ओमेगा t बाई 2 करेंगे तो ओमेगा t रह जाएगा, इनटू में साइन ऑफ c माइनस d करना है, c माइनस d करेंगे तो ये माइनस का kx रह जाएगा। ये तो आप कर सकते हो मैथमेटिकल पार्ट, और साइन के अंदर माइनस आता है तो माइनस बाहर निकल जाता है, तो -2a साइन kx कॉस ओमेगा t। यहाँ मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ कि जो स्टेशनरी वेव की इक्वेशन होगी, जो स्टेशनरी वेव की, चलो माइनस प्लस तो याद हो सकता है, उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो स्टेशनरी वेव की इक्वेशन होगी उसमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक आएंगे, साइन के kx और कॉस ओमेगा टी। इट मीन्स इस सारे को मैं एम्पलीट्यूड मान सकता हूँ, और ओमेगा टी, इस पूरी इक्वेशन को अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए कॉस ओमेगा टी, वेयर ए इज व्हाट, 2a साइन के एक्स। इस चीज को समझना बेटा ध्यान से, जब ये स्टेशनरी वेव बनी, उसका एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट नहीं है, वो एक्स के साथ वेरी कर रहा है। मैंने अभी दिखाया था आपको सेगमेंट में, जब एक्स जीरो होगा तो पार्टिकल का एम्पलीट्यूड जीरो है, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है पार्टिकल का एम्पलीट्यूड बढ़ता जा रहा है, एक ऐसी वैल्यू आएगी जब वो एंटी नोड बन जाएगा, फिर कम होता जाएगा, फिर जीरो। इट मीन्स एम्पलीट्यूड वेरी करेगा पार्टिकल टू पार्टिकल, नोड वाले का जीरो, एंटी नोड वाले का मैक्सिमम, एंटी नोड वाले का क्या होगा, मैक्सिमम। इसमें से जो जो पॉइंट आपको नोट करना है वो नोट कर लो, सिर्फ आपको यही नोट करना है कि जो फाइनल इक्वेशन बनेगी उसके अंदर दो साइन और दो ट्रिग्नोमेट्रिक के वो आएंगे, और इस चीज को आपको नोट कर लेना। मैं अलग पेज पे फिर बता देता हूँ। कोई भी स्टेशनरी वेव के पास, मैं माइनस प्लस को छोड़ रहा हूँ, वो डिपेंड करता है कोई इधर जा रहा है या उधर आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस ओमेगा, इसको आपने लेना है एम्पलीट्यूड, ये नोट करो फर्स्ट पॉइंट, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एम्पलीट्यूड जो बनेगा वो खुद साइन पे डिपेंड कर रहा है, साइन के एक्स पे, विच मीन्स स्टेशनरी वेव में एम्पलीट्यूड पार्टिकल के कांस्टेंट नहीं होंगे। अगर मैं यहां से लेके यहां तक की बात करूं, इसको मैं ले लूं x इज इक्वल टू 0 और इसको x इज इक्वल टू l, x 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर हमेशा नोड बनेगा, जो पॉइंट आपने फिक्स कर दिया ना, इस स्ट्रिंग को मैंने फिक्स कर दिया, जो पॉइंट आपने फिक्स कर दिया वहां हमेशा नोड बनेगा, और उसके बीच में क्या बनेगा फिर, एंटी नोड बनेगा, उसके बीच में क्या बनेगा, एंटी नोड। वैसे तो पूरी वेव ये होती है, इसको लैम्डा बोलते हैं, वेव लेंथ। मैंने इतना ही लूप बनाया है, तो यहाँ x इज इक्वल टू एल है, और l किसके इक्वल हो गया, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2। एक मिनट बेटा, कॉल आ रही है मेरे को, होल्ड करना। हाँ हेलो, हाँ काकू नमस्कार, बढ़िया बढ़िया, कुछ मैंने तुरंत कर दिया पेटीएम।
पेटीएम कर दिया तेरे को, तेरे को बेटा ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया आपको। स्टेशनरी वेव का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं होता, साइनोसोडियल होता है। ये क्वेश्चन कई बार आपसे नीट में पूछा गया, नीट लेवल एग्जाम में। जो प्रोग्रेसिव वेव होती है ना, प्रोग्रेसिव वेव, उसका एम्पलीट्यूड फिक्स होता है। लेकिन जो स्टेशनरी वेव होगी उसका एम्पलीट्यूड फिक्स नहीं होगा, वो साइन के फंक्शन पे डिपेंड करेगा। मतलब हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा। क्या इतना समझ में आ गया सबको? बेटा आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो। Yes, Yes, sir. sir. तो आज का मेन आर्टिकल, स्टेशनरी वेव इन स्ट्रिंग, इन अ स्ट्रिंग। एंड आल्सो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। तो मैं सीधा उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ जहां से क्वेश्चन बनेंगे। मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। मान लो ये एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ ले लो आप L। अगर मैं इसको प्लग करके छोड़ता हूँ, अगर तो मैं सेंटर से प्लग करता हूँ, फिर तो इसमें एक ही सेगमेंट बनेगा, ये वाला एक ही सेगमेंट बनेगा। अगर मैं इसको किसी और पॉइंट से प्लग करता हूँ, मतलब सेंटर के भी इधर से, तो उस केस में जहां प्लग करते हैं वहां एंटी नोड बनता है, उसके दो सेगमेंट बनेंगे। कितने सेगमेंट बनेंगे? दो। बनाते जाओ मेरे साथ सारे डायग्राम। तीन मोड तक बना लो, तीन सेगमेंट वाली स्टेशनरी वेव बना लो आप। एक, दो, तीन। ऐसे कितने भी सेगमेंट बन सकते हैं, हजारों सेगमेंट भी बन सकते हैं। आपको याद है एक फॉर्मूला अपन ने किया था, वेलोसिटी इन अ स्ट्रिंग। तो बताएगा क्या था वो फॉर्मूला? ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था इन अ स्ट्रिंग? एनीबॉडी? भूल जाते हो आप लोग। हमने ये पढ़ा था, टेंशन बाय लीनियर मास डेंसिटी। अगर याद हो तो, याद ही होगा। हमें यहाँ निकालनी है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है वी, होता है एफ लैम्डा। तो एफ क्या होगा? वेलोसिटी बाय वेवलेंथ। ये जो मैंने बनाया फर्स्ट, ये सबसे कम फ्रीक्वेंसी की स्टेशनरी वेव है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी की। इसके पास दो नोड है और एक एंटी नोड है। ऐसी वेव को फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं। ये टेक्निकल नाम ध्यान रखना, फर्स्ट हार्मोनिक, या इसको फंडामेंटल नोट भी बोलते हैं, फंडामेंटल नोट। तो मुझे फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी लिखनी है, F1। वेलोसिटी तो ये है ही, टेंशन बाय लीनियर मास डेंसिटी। अब लैम्डा, ये कितनी वेवलेंथ है? यहाँ जो लेंथ है L, वो लैम्डा बाय 2 के इक्वल है ना? यस और नो? दो नोड के बीच में कितनी वेवलेंथ होती है? मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया आपको, लैम्डा बाय 2। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 2L।
ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा इस चैप्टर का। किसी भी स्ट्रिंग में फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू या फॉर्मूला क्या होगा, वो ये होगा 1/2L रूट ऑफ टी बाय म्यू। 1/2L रूट ऑफ टी बाय म्यू। किसी को पूछना हो बेटा इसमें? कमल आपको? नो सर। आर्यन? इसमें टी क्या है कमल? नो सर। टी टाइम। टी टेंशन है। और म्यू क्या है? म्यू मास पर यूनिट लेंथ। वेरी गुड। और एल क्या है? लेंथ। तो अगर आपको, मैं पेज चेंज कर रहा हूँ, चेंज नहीं कर रहा हूँ, ये रब कर रहा हूँ कुछ पार्ट। अगर आपसे ये पूछा जाए कि स्ट्रिंग में आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फिर आपको ये फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। और आप पिछले 10 साल के पेपर उठाओ नीट के, उसमें आपको स्टेशनरी वेब में इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन मिल रहा है। इसी फॉर्मूले पे कैसे मिल रहा है देखिए। आपको कहेंगे कि ये आपके पास एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ है 50 सेंटीमीटर, जिसका मास है 10 ग्राम। इसमें आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बतानी है या फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी बतानी है, और इधर से इसको टेंशन आपको दे देंगे, या फिर इसके पुली लगा के ना यहाँ वेट हैंग कर देंगे। वेट हैंग करने से जो टेंशन आएगी वो इन वेट के बराबर होगी। या आपको मैं यहाँ टेंशन दे ही देता हूँ, लेट टेंशन इज 2 न्यूटन। तो क्या इस फॉर्मूले में पुट नहीं कर सकते? न्यू निकाल लेना पहले, मास पर यूनिट लेंथ। मास कितने? 10 ग्राम में है, ग्राम के बनाने पड़ेंगे किलोग्राम, और लेंथ सेंटीमीटर में, इसके बनाने पड़ेंगे मीटर। तो ये 10 की -1, आंसर आ गया 1/50। न्यू आ गया 1/50, आंसर तो नहीं आया, आंसर यहाँ से आएगा 2L। 50 सेंटीमीटर है, उसके मीटर बनाए तो 1/2। टेंशन कितनी? 2। और मास पर यूनिट लेंथ कितना आया? 50। 50 ऊपर जाएगा 100 का 10 बार आ जाएगा। आंसर इज 10 हर्ट्ज। ये आंसर होगा, इट विल बी द आंसर। क्या समझ में आया सबको? ओके। फिर आता है इसके अंदर सेकंड मोड की फ्रीक्वेंसी। सेकंड मोड जो नीचे बनाया हुआ है, इसकी फ्रीक्वेंसी पहले से डबल होगी, क्योंकि जो लेंथ आ रही है वो लैम्डा के इक्वल आ रही है। इसमें एंटी नोड कितने हैं? 2। नोड कितने हैं? 3। इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं पूछते हैं वैसे, बट नीट में कुछ भी पूछ सकते हैं। नीट का जो लेवल इतना नीचे गया है 2 सालों में, उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। तो आपने ध्यान रखना है अब इसका, कि एक एक पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट्स को भी ध्यान रखना। अब सेकंड फ्रीक्वेंसी का नाम होगा सेकंड हार्मोनिक, या इसका एक और नाम है फर्स्ट ओवरटोन। बस यहाँ भी आप कंफ्यूज मत होना। हार्मोनिक तो सेकंड है, लेकिन ओवरटोन फर्स्ट है, और ये फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल से डबल आएगी, बस इतना ही याद रखो। और तीसरे वाली जो है थर्ड, वो फंडामेंटल से 3 टाइम आएगी। उसका नाम होगा, इसका नाम होगा थर्ड हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन। सेकंड ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक एंड सेकंड ओवरटोन। तो अगर आपसे ये पूछ ले क्या रेशो है फ्रीक्वेंसी का, तो बता सकते हैं बेटा क्या रेशो है फ्रीक्वेंसी का? फ्रीक्वेंसी का रेशो क्या है? फ्रीक्वेंसी का रेशो है 1:2:3:4, ऐसे चलेगी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किस रेशो में चलेगी? 1:2:3:4, इस तरह से आपकी फ्रीक्वेंसी चलेगी।
ओके जी, लेट्स कि मैं आपको ऐसा से सिचुएशन देता हूँ, आप बताना क्या होगा। स्ट्रिंग के अंदर वो हमें ये कह रहा है कि फिफ्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी है 200 हर्ट्ज। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड ओवरटोन? देखते हैं कौन करता है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड ओवरटोन? बताओ। 110, कितनी? 120. पहले तो आप ये देखो कि थर्ड ओवरटोन का मतलब कौन सी हार्मोनिक होगी। थर्ड ओवरटोन का मतलब होगा फोर्थ हार्मोनिक। फिफ्थ हार्मोनिक जो होती है, फोर्थ सर हार्मोनियम। 120. जो फिफ्थ हार्मोनिक होती है वो 5 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये मुझे दे दिया 200। और जो फोर्थ हार्मोनिक होगी वो 4 टाइम द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी। तो पहले तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालो, 40 आ रही है यहाँ से। 40 को यहाँ पुट कर दो, आंसर आएगा 160। इसका हो गया था, नाम बता दो। किसी का हुआ था क्या बेटा ये? या समझ में नहीं आया? अभी भी मैं रिपीट कर सकता हूँ। आर्यन समझ में आया ये? Yes, sir. देखो एक चीज का ध्यान रखो सब बच्चे, स्ट्रिंग के अंदर, मैं अभी स्ट्रिंग करवा रहा हूँ। स्ट्रिंग के अंदर फर्स्ट हार्मोनिक का दूसरा नाम है फंडामेंटल नोट। सेकेंड हार्मोनिक का दूसरा नाम है फर्स्ट ओवरटोन। थर्ड हार्मोनिक का दूसरा नाम है सेकंड ओवरटोन। ओवरटोन एक कम चलते हैं। तो आप ये देख लिया करो कि अगर आपको ओवरटोन में दिया हुआ है तो आप उसकी हार्मोनिक बना लो, पहले उसकी हार्मोनिक बना लो, फिर आप कंपेयर करो। क्योंकि इनके बीच में फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या रहने वाला है? 1:2:3:4:5 करो, एक सम करके दिखाओ बेटा। जब तक करोगे नहीं तब तक आएगा नहीं, जब तक आएगा नहीं तो पता नहीं लगेगा। कमल और आर्यन तुम लोग बेटा ऑफलाइन आ सकते हो, अब मेरे से टाइम सेट कर लेना। ओके। ड्रॉप किए हुए हैं दोनों बच्चे, Okay, sir. आप लोग अपना टाइम सेट करके, या जो +2 वाले बच्चे भी हैं वो ऑनलाइन ऑफलाइन भी आ सकते हैं। हम कोई कॉमन टाइम रख सकते हैं और दूसरे बच्चे ऑनलाइन लगा लेंगे। आना चाहेंगे तो वो भी आ जाएंगे, डजंट मैटर। और उनकी ट्यूशन ना बीच में है। ओके, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि एक स्ट्रिंग के अंदर हमें दिया हुआ है 7 ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी दी हुई है 300 हर्ट्ज। आपको बताना है नाइन्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। करो सर, करेक्टली करो। Sir, 450. हो गया? Yes, sir. आंसर बोलो। 450, sir. सेवंथ ओवरटोन का मतलब क्या हुआ? कौन सी हार्मोनिक है ये है सिक्स हार्मोनिक। इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है दिस है। इसको मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी।
और मुझे चाहिए नाइन्थ हार्मोनिक। नाइन्थ हार्मोनिक का मतलब 9 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। यहाँ से अब आप बना लो जो बनाना है। ये तो 50 आ गया ना, 50 आप पुट कर दो। आप यकीन मानो यही लेवल है स्टेशनरी वेव का। इस तरह से वो सोचता है कि कंफ्यूज कर देंगे बच्चों को। और बच्चे बहुत चुस्त है आजकल, वो नहीं होंगे कंफ्यूज। बस ये गलती मत करना, ओवरटोन और हार्मोनिक को मिक्स मत करना, बस ये समझा रहा हूँ। कर लेंगे सब लोग यहाँ तक। अब अगला टॉपिक का हेडिंग बनाओ, ऑर्गेनिक ऑर्गन पाइप, सॉरी ऑर्गेनिक बोल रहा हूँ, ऑर्गन पाइप। उसमें भी मैं यहाँ पहले समझा दूँ आपको। ऑर्गन पाइप जो होगा ना, इसमें कि इसके अंदर भी स्टेशनरी वेव आपने प्रोड्यूस करनी है। ऑर्गन पाइप दो तरह का होता है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप। क्लोज ऑर्गन पाइप में एक एंड क्लोज होगा और ओपन ऑर्गन पाइप में दोनों एंड ओपन होंगे। बस यही फर्क। क्लोज के अंदर एक एंड क्लोज होगा और ओपन के अंदर दोनों एंड ओपन होगा। इन दोनों के अंदर जो भी स्टेशनरी वेव बनेंगी वो लॉन्गिट्यूडनल होंगी। स्ट्रिंग के अंदर जो भी स्टेशनरी वेव थी वो थी ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। अब माइंड में ये आ रहा है कि ये क्या हुआ। ये तो प्रोग्रेसिव वेव होती हैं जो ट्रांसवर्स होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल। यहाँ पर हम स्टेशनरी वेव को भी लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव बोल रहे हैं या ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव बोल रहे हैं। यस, वो हम इसलिए बोल रहे हैं बेटा कि जो दो वेव सुपर इम्पोज कर रही है, अगर तो वो ट्रांसवर्स है तो स्टेशनरी वेव को भी क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। और अगर दो वेव जो सुपर इम्पोज कर रही है वो लॉन्गिट्यूडनल है तो स्टेशनरी वेव को क्या बोलेंगे, बताओ। लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव। और लॉन्गिट्यूडनल वेव तो साउंड वेव। लास्ट लेक्चर ही रहेगा ऑलमोस्ट आपका, एक और फिर वेव कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग अपने डाउट्स करेंगे। साउंड वेव आर लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव। साउंड वेव आर लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव। तो ऑर्गन पाइप में ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव नहीं आती। ऑर्गन पाइप में कौन सी वेव आती है, लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप मैं आपको यहाँ विजुअल दिखाता हूँ। ऑर्गन पाइप को हमने क्लासिफाई किया 2 कैटेगरी में। ये मैंने बता दिया, वैसे किसी को नोट करना या स्क्रीन शॉट लेना तो ले सकता है। आई टोल्ड। उसके बाद ये सब बेसिक थ्योरी है जो आपको पता है, ये नोट कर लो। जो क्लोज एंड होगा ना, क्लोज एंड, उसमें हमेशा ही नोड बनेगा। क्लोज एंड में हमेशा ही नोड बनेगा और ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड बनेगा। जैसे ये ऑर्गन पाइप, दिस इज ऑर्गन पाइप। अब यहाँ पर हमेशा नोड बनेगा और यहाँ पर हमेशा एंटी नोड बनेगा। तो कम फ्रीक्वेंसी की स्टेशनरी वेव कुछ ऐसी होगी, इधर से जाएगी और इधर से वापस आ जाएगी। इसमें जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल हम बोलते हैं कम फ्रीक्वेंसी वाली स्टेशनरी वेव को। तो मान लेता हूँ इसकी लेंथ है एल और एंटी नोड और नोड के बीच में लेंथ कितनी होती है, लैम्डा बाय 4। स्टार्टिंग में मैंने बताया दो नोड के बीच में
λ/2, एंटी नोड और नोड के बीच में λ/4। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसकी क्या हुई, इसकी फ्रीक्वेंसी हुई v/λ, λ1 ले लेते हैं इसके लिए, और लैम्डा की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 4l के, v/4l। v को मैंने v रखा क्योंकि साउंड की वेलोसिटी फिक्स होती है, वो आपको दी होगी 332 मीटर पर सेकेंड या 340 मीटर पर सेकेंड, वो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होती है, वो आपको गिवन होगा। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी आ गई बेटा, v/4l। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी होगी क्लोज ऑर्गन पाइप। जैसे ही मैं इससे बड़ी फ्रीक्वेंसी लूंगा, आपको कैसे बनानी है देखो, ये ध्यान रखना, इधर तो एंटी नोड बनेगा, इधर नोड बनेगा। अब आपको एक नोड और चाहिए, तो एक एंटी नोड भी और चाहिए, तभी आपकी फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा होगी। तो ये वेव बनाने का तरीका भी है, एंटी नोड को बीच में बना के मिला दो और फिर उधर से नोड को नोड के साथ मीट करो। ये अपने पास नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी की वेव आ गई, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी। अब इसमें अगर आप चेक करो, ये वाली लेंथ किसके इक्वल है, ये वाली लेंथ, इन दोनों के बीच में λ/2 और इन दोनों के बीच में λ/4। तो ये आपके पास आएगी λ/2, λ/4, 3λ/4। तो यहाँ की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, v/λ2, इसको λ2 का नाम दे दो, v तो कांस्टेंट है, लैम्डा की वैल्यू आएगी 4l/3। तो आप देख पा रहे हो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फंडामेंटल से 3 टाइम ज्यादा है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फंडामेंटल से 3 टाइम ज्यादा है, नेक्स्ट की 5 टाइम ज्यादा होगी। तो यहाँ पर रेशो ये आएगा, ये रेशो याद रखना है, यहाँ पर ये वाला रेशो आने वाला है, वो नहीं आएगा 1 2 3 4। इसमें सेकंड हार्मोनिक पहली से 3 टाइम ज्यादा होगी और थर्ड हार्मोनिक पहली से 5 टाइम ज्यादा होगी, फोर्थ हार्मोनिक नहीं। यहाँ पर ना एक चीज का और ध्यान दो, मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। हार्मोनिक आपने किसको नाम देना है, जितने टाइम ज्यादा है, फर्स्ट का नाम है फर्स्ट हार्मोनिक, नो डाउट, या फंडामेंटल नोट। अब यहाँ जो सेकंड आ रहा है ना F2, वो 3 टाइम्स ज्यादा आ रहा है, तो इसका नाम थर्ड हार्मोनिक होगा। हार्मोनिक मतलब कितने टाइम ज्यादा, इसके अंदर सेकंड हार्मोनिक होगी नहीं। और जो तीसरी फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 5 टाइम्स आ रही है, उसका नाम फिफ्थ हार्मोनिक होगा, फिफ्थ हार्मोनिक। मतलब इस पाइप के अंदर फर्स्ट हार्मोनिक मिलेगा, फिर थर्ड हार्मोनिक मिलेगा, फिर फिफ्थ हार्मोनिक मिलेगा, सेवंथ ओड हार्मोनिक मिलेंगे, इवन हार्मोनिक्स आर नॉट प्रेजेंट। और ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है नीट में या मेंस में, किसमें इवन हार्मोनिक एब्सेंट है, क्लोज ऑर्गन पाइप। हाँ, इनका बाकी का नाम नहीं चेंज होगा, सेकंड फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट ओवरटोन ही कहेंगे, फर्स्ट ओवरटोन। थर्ड फ्रीक्वेंसी को सेकंड ओवरटोन कहेंगे, बट हार्मोनिक कौन सी होगी, फिफ्थ होगी। तो क्या ये वाले नेम्स आप अच्छे से समझ लोगे क्या। क्लोज ऑर्गन पाइप में कोई डायग्राम नहीं पूछे जाएंगे, कुछ नहीं बनाना, सिर्फ ये याद रखना है फ्रीक्वेंसी इस रेशो में। तो हार्मोनिक भी यही होंगे फिर, फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सेवंथ हार्मोनिक। लेकिन ओवरटोन, इसको आप जीरो ओवरटोन भी कह सकते हो, जीरो ओवरटोन या फंडामेंटल नोट। तो ये फर्स्ट ओवरटोन, ये सेकंड ओवरटोन,
ये थर्ड ओवरटोन। तो थर्ड ओवरटोन कौन सी हार्मोनिक है? 7। सेकंड ओवरटोन कौन सी हार्मोनिक है? 5। फर्स्ट ओवरटोन कौन सी हार्मोनिक है? 3rd। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कौन सी हार्मोनिक है? 1st। यस या नो में आंसर करो बेटा, समझ में आया? आप Yes, sir. Yes, sir. करो, एक सम करो। क्लोज ऑर्गन पाइप में आपको थर्ड ओवरटोन दिया हुआ है 150 हर्ट्ज। थर्ड ओवरटोन आपको 11th हार्मोनिक बताना है। देखते हैं कैसे देखते हैं। थर्ड ओवरटोन गिवन है, 11th हार्मोनिक बताना है। सर थर्ड ओवरटोन तो होती ही नहीं। क्या? थर्ड ओवरटोन तो होती ही नहीं सर। क्यों नहीं होती? सर थर्ड ओवरटोन तो फोर्थ हार्मोनिक होगी ना। बेटा ओवरटोन इसके नंबरिंग है, यही समझा रहा हूँ मैं, तभी पूछा हूँ समझ में आया कि नहीं आया। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, फर्स्ट हार्मोनिक 0 ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन, वो स्ट्रिंग में था, इसमें नहीं है। इसके अंदर हार्मोनिक चलेंगे फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, लेकिन ओवरटोन नंबरिंग है 0 1 2। तो थर्ड ओवरटोन होगा वो 7th हार्मोनिक होगा, और जो फोर्थ ओवरटोन होगा वो 9th हार्मोनिक होगा, ओके सर। जो फिफ्थ ओवरटोन होगा वो 11th हार्मोनिक होगा। अब करो इस क्वेश्चन को। थर्ड ओवरटोन का मतलब 7th हार्मोनिक, इसको लिख लो 7F1। यहाँ से F1 की वैल्यू निकाल लो, और 11th हार्मोनिक का मतलब तो 11 टाइम्स ऑफ F1 ही होता है। तो 11 को 150/7 से करोगे, दैट वुड बी द आंसर। अब समझ में आ गया ये हार्मोनिक का फंडामेंटल। स्ट्रिंग, ये ओवरटोन तो नंबरिंग होती है, आप ये समझ लो कि एक नंबरिंग कर रहे हैं 0 1 2 3 4 5। और हार्मोनिक फर्स्ट तो फर्स्ट है, अगला फ्रीक्वेंसी कितने टाइम है इसका, कितना मल्टीप्लाई करके आ रहा है, उसको हार्मोनिक बोलेंगे। 3 टाइम्स है तो थर्ड हार्मोनिक, 5 टाइम्स है तो फिफ्थ हार्मोनिक, लेकिन ये नंबर स्टडी रहेंगे। 0 को फंडामेंटल बोल देते हैं, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन। इसमें ओवरटोन सारे प्रेजेंट है, बट हार्मोनिक इवन प्रेजेंट नहीं है, ओनली ओड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट है। जैसे मैंने ये समझा दिया, इसको पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अब मैं आ रहा हूँ सीधा ओपन ऑर्गन पाइप। 3 चीजें करनी थी अपने को आज, स्ट्रिंग, क्लोज ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप। स्ट्रिंग में रेशो था 1:2:3:4 एंड सो ऑन। इसमें 1:3:5:7। अब है ओपन ऑर्गन पाइप, दोनों एंड ओपन होंगे। तो यहाँ भी एंटी नोड, यहाँ भी एंटी नोड, बीच में नोड। तो फर्स्ट डायग्राम ऐसे बनेगा, इससे कम फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती। अगर मैं इसकी लेंथ को एल ले लेता हूँ, एंटी नोड और एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस कितना होता है? λ/2। तो λ2l, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बन गई? v/λ, मतलब v/2l। ये फॉर्मूले याद रखने आप। इसमें बन रही थी v/4l, इसमें तो पूरा वही बन रहा था 2lT/2। हालांकि ये वेलोसिटी थी, अगर मैं वेलोसिटी में लिखूं तो ये सेम ही बन रहा है। जो स्ट्रिंग का केस था वही ओपन ऑर्गन पाइप का बन रहा है, बस उसमें वेलोसिटी लॉन्गिट्यूडनल वेव की आ रही है, इसमें उसमें ट्रांसवर्स वेव की। अगला केस फिर डबल बनेगा, ट्रिपल बनेगा। तो इसके अंदर रेशो 1:2:3:, इसमें भी सेम आप इन दोनों को
एक जैसा मान सकते हो रेशो वाइज। इसमें सारे हार्मोनिक प्रेजेंट है, जो नाम हमने यहाँ दिए थे वही यहाँ देंगे, बस जो कंफ्यूज करने वाला है वो बीच वाला है। इसको अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। कंक्लूजन क्या ड्रॉ करना है? स्ट्रिंग, क्लोज ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, इनको आप अपने नोट्स में ऐसे ज्वाइन कर। इसमें फ्रीक्वेंसी का रेशो, इसमें भी सेम। इसका मतलब सारे हार्मोनिक प्रेजेंट है, सारे हार्मोनिक। यहाँ पर ओड हार्मोनिक ही प्रेजेंट है। बस ये आपका कंक्लूजन हो जाता है आज के लेक्चर का। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देख लो थोड़ा सा। कि अगर मेरे पास मुझे ये कहा जाए कि एक क्लोज ऑर्गन पाइप की 7th हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी है वो ओपन ऑर्गन पाइप की 4th हार्मोनिक के बराबर है, तो आपको इनकी लेंथ में रेशो बताना है। We have to give the ratio in the length of the pipe। कोई मुश्किल बात नहीं है। 7th हार्मोनिक 7 टाइम velocity by 4L, L1 is equal to 4th harmonic 4 टाइम velocity by 2L2। मतलब उसका फॉर्मूला उसके लिए लगा दिया और इस वाले का फॉर्मूला इसके लिए लगा दिया। v से v काट दो, हमें L1 बाय L2 बताना। L1 को उधर ले जाओ, ये 2 से 4 गया 2, ये 2 नीचे आएगा तो आंसर इज 7:8। इस तरह से आपको कंफ्यूज किया जा सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर। देखें इसमें कुछ क्वेश्चन होंगे ऐसे। सारा मैंने करवा दिया, क्योंकि अगर इसके थ्रू करवाता हूँ तो बहुत टाइम लेता है। ये दोबारा बता, इसका आंसर बता दो। क्या आंसर है बोला करो। मुझे इतना आसान बोलने का मन नहीं करता। If λ1, λ2, λ3 are wavelength of the waves giving resonance with fundamental first and second overtone of organ pipe, open organ pipe, open, तो उसमें तो क्या होगा? अभी बताया क्या होगा? 1:2:3। इसमें रेशो किसने पूछा? सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें रेशो फ्रीक्वेंसी में नहीं पूछा। फ्रीक्वेंसी होती है वेलोसिटी बाय वेवलेंथ, तो 1/λ1 रेशो 1/λ2 रेशो 1/λ3 रेशो 1:2:3। फ्रीक्वेंसी अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो λ1 रेशो λ2 रेशो λ3 रेशो 1/1 1/2 1/3। ये आंसर आएगा बी। यस, बी इज द आंसर। सेकंड क्वेश्चन का आंसर देना बताओ। याद रखना वो रेशो फ्रीक्वेंसी का बताया हुआ है मैंने। वेवलेंथ का करेंगे तो रेसिप्रोकल कर देना उनको। क्या आंसर आएगा इसका? A option. A, First option. A, ये मैंने बता दिया, इसका भी एमसीक्यू बता दो।
ये बताना बेटा। हेलो हेलो, हाँ जी गुड इवनिंग। बेटा देखिएगा, इस क्वेश्चन में क्या था, ट्यूब तो ओपन है दोनों तरफ से, लेकिन उसको पानी में डिप कर दिया। जब पानी में ही डिप कर दिया तो फिर एक एंड क्लोज हो गया ना अपने आप। ट्यूब इज डिप्ड वर्टिकली इन वाटर सो दैट 1/4 ऑफ इट्स इमर्ज, पूरी लेंथ का 1/4 तो इमर्ज हो गया, तो बाकी लेंथ कितनी बची, 3λ/4। अब ये ओपन नहीं रहा, इधर वाला एंड क्लोज हो गया, पानी ने क्लोज कर दिया। यहाँ पर अगर वो पूछता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो ये बनेगी, ये वाली वेव बनेगी। तो ये जो लेंथ थी 3l/4, 3l/4 ये बनेगी λ/4 के इक्वल, क्योंकि कोई भी लेंथ हो, वो आपके पास जब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बनती है तो ये वाली लेंथ λ/4 बनता है, बिकॉज एक नोड और एक एंटी नोड में कितना डिस्टेंस होता है, λ/4। यहाँ से अगर मैं कट करूं तो एल मेरे पास आएगा λ/3। अब इसने ये कहा है कि द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ओके। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अब यहाँ तो बन गई v बाय दिस लेंथ, इसी को लिख लेता हूँ, v बाय 3l/4। सॉरी, यहाँ मुझे करना था लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है, लैम्डा की वैल्यू आ रही है 3l। तो फ्रीक्वेंसी बन गई v/3l। बट जब ये दोनों तरफ से ओपन थी तब फ्रीक्वेंसी क्या थी, तब फ्रीक्वेंसी थी v/2l। अब इन दोनों में क्या रिलेशन बना वो चेक कर लो, इनको डिवाइड ही कर दो, f1/f2 डिवाइड किया तो 2 ऊपर आएगा, 2/3। f1 मेरे पास क्या आएगा, 2/3 ऑफ f2, ये आंसर आएगा। इसमें f को n लिया हुआ, n शुरू वाली फ्रीक्वेंसी को n लिया हुआ। ये मैं रिपीट करूँ या समझ में आ गया बेटा, ये समझ में आ गया? नो सर। ये मैं रिपीट करता हूँ, दोबारा से देखो। इसने ये कहा कि एक ओपन ऑर्गन पाइप है जिसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n है, वो किसके इक्वल होती है, v/2l। ये तो सबको पता है ना, अगर मैं इसकी लेंथ को l ले लूं। फिर उसने ये कहा कि इसके अंदर हमने पानी डाल दिया यहाँ तक,
तो यहाँ तक पानी है, ये सारा पानी है, 1/4 लेंथ पानी है, तो ये वाली लेंथ कितनी रहेगी, ये वाली रहेगी 3/4L। अब यहाँ पर जो स्टेशनरी वेव बनेगी वो क्लोज ऑर्गन पाइप वाली बनेगी। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है V/4, क्या था, L, ऐसी था ना कुछ, या V/λ तो लिख ही लो, लैम्डा यहाँ से निकाल लेते हैं। ये जो लेंथ है ये है 3/4L, और ये वेवलेंथ कितनी है, λ/4। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू अगर आप चेक करोगे तो वो 3L आएगी। तो ये फ्रीक्वेंसी मेरे पास क्या बन गई, V/3L। अब इन दोनों में क्या रिलेशन आएगा, इनको डिवाइड कर लो, n-n, जैसे मैंने डिवाइड किया तो 2/3 रह गया, तो n' किसके इक्वल आ गया, 2/3। अब यहाँ बच्चे ना 4L लगा देते हैं, एक्चुअली 4L तब लगाते थे जब पूरी की पूरी लेंथ थी। फ्रीक्वेंसी तो हमने V/λ से निकालनी है, और लैम्डा यहाँ पर कितना आ रहा है, λ/4, बट ये लेंथ तो L नहीं है ना। अब ये लेंथ मेरे पास कितनी है, 3L/4 है, तो लैम्डा मेरे पास बन गया 3L, इसलिए मैंने ये 3L लिया और इनको डिवाइड किया, तो मेरा ये आंसर आएगा, ये वाला बनना चाहिए, ये वाला। अभी भी डाउट है क्या किसी को इसमें? नो सर। जैसे लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये बता दो क्या आएगा इसका। रेजोनेंस का मतलब होता है सेम। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप is same to the first overtone of closed pipe। बताओ क्या आंसर निकालोगे आप? नहीं हो रहा आपसे ना। ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, V/2L, और फर्स्ट ओवरटोन इन क्लोज वो थर्ड हार्मोनिक होता है, या सर थर्ड ऑप्शन। चेक कर लेता हूँ तो सही है, थर्ड ऑप्शन सही है। थर्ड हार्मोनिक क्या बनेगी, 3 टाइम्स V/4L। लेंथ को आप L1 L2 कर दो, इन दोनों को इक्वेट कर दो, V/2L1 3V/4L2, V से V जाएगा, 2 से 4 कटेगा, तो L1/L2 होगा 2/3, 2:3। ये क्वेश्चन मैंने अभी करवाया भी था आपको। तो बेटा दिस इज ऑल फॉर द डे। जो आपको शीट भेजी गई है ग्रुप में, आर्यन ने पहले सेंड किया हुआ ग्रुप में, उसमें आप अब वेव्स के टॉपिक के न्यूमेरिकल्स करके आना आप लोग उसके अंदर, उसको आप ट्राई करके आना। ठीक है, थैंक यू।